हेलो, माय नेम इज़ हर्ष रजवाड़िया। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले कि एनआईएसएम के एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार मैंने मेरी खुद की एग्ज़ाम दी थी, तब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखा था और मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। उसमें आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहे थे वो क्वेश्चन। सो मैंने सोचा कि चलो ना, मेरे कोई और दोस्त की सेम ही क्वेश्चन और सेम ही एग्ज़ाम वाला वीडियो बनाते हैं और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में आपको समराइज़ करके समझाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो को अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप पूरे वीडियो को पॉज करना, फिर अपने आप खुद से डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर आएगा। फिर आपको अपने आप डिसाइड करो कि इसके अंदर ये आंसर आएगा और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके 50 आउट ऑफ कितने आए। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे उसके अंदर आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ बजटिंग हेल्पफुल टू यू। बजटिंग की प्रोसेस हमें कैसे हेल्पफुल होती है? तो उसका ऑप्शन है, इट हेल्प मी इन सेविंग अ टैक्स, हमें टैक्स सेविंग करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, इन्हांस माई इनकम, हमारे इनकम बढ़ाने के लिए मदद करता है। ऑप्शन सी, इट हेल्प मी इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई एक्सपेंस, हमारे खर्चे को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। ऑप्शन डी, इट हेल्प मी इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो बढ़ाने में हमें मदद करता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट्स हेल्प मी इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई एक्सपेंस। अभी है ना, हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे, सो वीडियो भी थोड़ा छोटा रहे और ऐसा हो ना तो आप वीडियो पॉज करके आंसर देना चालू करना, ठीक है। चलो फिर मेरे को कमेंट में बताना आपको कितने मार्क्स आए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका तो मीनिंग ही यही है कि अलग अलग जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी, इट इज द मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एग्जाम्पल कौन सा है नीचे में से? तो चलो अब देखते हैं। ऑप्शन ए, 100 रुपीज टूडे इज वर्थ मोर देन 100 रुपीज अ ईयर हैंस। ऑप्शन बी, 100 रुपीज टूडे इज वर्थ द सेम एज द 100 ईयर हैंस। जो 100 रुपये की वैल्यू है आज, जो 100 रुपये की जो वैल्यू है वही वैल्यू 1 साल बाद होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को ऑप्शन ए थोड़ा सही लग रहा है कि उसमें क्या लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है कि 100 रुपये की जो वैल्यू आज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू 1 साल बाद जो 100 रुपये की वैल्यू होगी उससे। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, 100 रुपये की वैल्यू जो आज है वो कम है एज कंपेयर टू 1 साल बाद जो हमारे पास होगी उससे। और ऑप्शन डी में तो 80 रुपीज दिखा रहा है, 100 रुपीज लेस देन 80 रुपीज। नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पास अभी 100 रुपये है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अभी हम जो 100 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं वो 1 साल बाद वही 100 रुपये से वो चीज़ नहीं खरीद सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगता है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी प्राइस में इफेक्ट करते हैं, इसलिए मेरे को ऑप्शन ए सही लग रहा है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताओ। आप मेरे को आपका जो भी टोटल मार्क्स आएगा वो कमेंट के अंदर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसका आंसर ऑप्शन ए ले रहा हूँ और थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त ने जो एग्जाम दिए उसके एग्जाम के जो क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर वंस मस्ट अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट आर, हमें इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, मोर देन द इन्फ्लेशन आफ्टर द टैक्स, जो इन्फ्लेशन लग रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी, लेस देन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन लग रहा है उससे कम होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, इक्वल टू इन्फ्लेशन आफ्टर द टैक्स, नहीं नहीं, इन्फ्लेशन के इक्वल होगा तो हमें फ़ायदा ही क्या होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, इक्वल टू इन्फ्लेशन बिफोर द टैक्स, नहीं नहीं, इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है वो मोर देन इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मोर देन इन्फ्लेशन आफ्टर द टैक्स,
क्योंकि जो भी हम रिटर्न मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 5, बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम इंश्योरेंस लेते हैं कोई कंपनी से तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो उसको बोलते रिस्क ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल। क्यों हमें उसको रिस्क ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल बोलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके रिस्क ट्रांसफ़र क्यों बोलते हैं। हमने अभी 2 व्हीकल पे हमने इंश्योरेंस लिया होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। हम कहीं पे भी हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो अब जो हमारा एक्सीडेंट से हमें जो लॉस होने वाला है हम उस रिस्क को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कोई इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, इसलिए वो रिस्क ट्रांसफ़र होता है, ना कि रिस्क अवॉइडेंस होता है, ना कि रिटेंशन होता है, ना रिस्क टेकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। किसको हम हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, बॉन्ड। इसका सिंपल आंसर है हम स्टॉक को ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें रिस्क रहता है। म्यूचुअल फंड के अंदर है ना फंड मैनेजर रन करते हैं म्यूचुअल फंड, सो उसके अंदर रिस्क कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टॉक हैज गिवन 50% रिटर्न ओवर द लास्ट 2 ईयर, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द नेक्स्ट 2 ईयर। स्टॉक ने पिछले 2 साल के दरमियान 50% रिटर्न दिए है तो वो नेक्स्ट 2 साल के अंदर कितना रिटर्न देगा वो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 8, द रिस्क ऑफ चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट इम्पैक्टिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉन एज। जो एक्सचेंज के अंदर रेट का चेंजेस होता है वो इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है। देखो ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा कुछ समझ नहीं आएगा, आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन को नलिफाई करना है, मतलब आपको गेस करना है। पहले ऑप्शन कैंसिल करेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है, द रिस्क ऑफ चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट इम्पैक्टिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो एक्सचेंज रेट के अंदर चेंजेस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो आपको हमें यही समझना है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से रिस्क आते हैं और कौन से रिस्क इफेक्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ रिस्क ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ये बैंकिंग सेक्टर का है। इक्विटी रिस्क, ये इक्विटी रिस्क हो सकता है पर ये इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न पे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करता ये। फिर करेंसी रिस्क, हाँ करेंसी रेट ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो ये इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट, एफआईआई इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट पे ये थोड़ा इफेक्ट करता है। कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क भी इम्पैक्ट तो करता ही है क्योंकि कमोडिटी रिस्क में क्या होता है, ऑयल, क्रूड और वो सब चीज़ आती है, पर वो कमोडिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्राइस पे डिपेंड करते हैं। सो मेनली क्या हुआ, करेंसी मेन आया क्योंकि डॉलर की प्राइस एज कम्पेयर टू रुपीज़ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंडियन रुपीज़ कम हो रहा है, मतलब इंडियन रुपीज़ 84 रुपीज़ देंगे तब जाके $1 बनेगा और धीरे धीरे ट्रम्प आने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आएगा करेंसी रिस्क, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्योंकि कई बार आपको एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहना क्या चाह रहे हो वो समझ ही नहीं पाओगे। तो उसके अंदर आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है, उसके अंदर आपको पहले क्वेश्चन को समझना है फिर उसके अपोजिट ऑप्शन को कैंसिल करते जाना है, जैसे कि अभी हमने किया। फिर अभी आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, फिर आपको 50-50 चांसेस लगेंगे और फिर ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा गैस करना पड़ेगा, थोड़ा लक भी होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, करेंसी रिस्क। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द 3 इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर वाई इन्वेस्टिंग आर। इन्वेस्टिंग के दरमियान हमें कौन सी 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो लिक्विडिटी, एक रहता है रिटर्न और तीसरी कौन सी चीज़ है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी सेफ्टी, ऑप्शन डी अपसाइड। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप उसका कमेंट करके मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से सेफ्टी, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट के अंदर हम रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं, लिक्विडिटी होती है और उसके अंदर हमें सेफ्टी भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट के दरमियान। क्योंकि सेफ्टी नहीं होगी तो हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी कैपिटल ही वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ सेविंग मनी
फॉर ओल्ड एज नीड ड्यूरिंग वंस वर्किंग लाइफ इज नोन एज। सिंपल है यार, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। इसमें तो देखो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11, नॉट इंड्यूलिजिंग इन एडवेंचर स्पोर्ट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर हम कौन सी चीज़ करते हैं, वो नीचे में से कौन सा एग्जाम्पल है। तो एडवेंचर स्पोर्ट को आपको पता ही होगा, जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन के ऊपर बाइक राइडिंग करते हैं, बाइक क्लाइंब करते हैं और थोड़ी ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट हुए। तो देखो चलो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिस्क रिडक्शंस, ऑप्शन बी रिस्क ट्रांसफर, ऑप्शन सी रिस्क अवॉइडेंस, ऑप्शन डी रिस्क रिटेंशन। तो देखो जो एडवेंचर एक्टिविटी और जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पर वो रिस्क कैसे अवॉइड करते हैं, कैसे उससे बच जाते हैं। जो ट्रैकिंग होती है ना, माउंटेन राइडिंग और जो बाइक राइडिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है माउंटेन क्लाइंब करने वाली, उसके अंदर वो लोग कैसे रिस्क अवॉइड करते हैं, वो कैसे सेफ्टी वाले जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं वो कैसे यूज़ करते, तो वो लोग रिस्क अवॉइड कैसे करते। इन लोगों ने बहुत ही चालाक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ट्रिकी वाला है कि आप स्पोर्ट्स में कौन सी चीज़ यूज़ करते, तो हम यूज़ करते रिस्क अवॉइडेंस। इसका आंसर आएगा रिस्क अवॉइडेंस, ऑप्शन सी। कई बार आपकी एग्जाम में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इसी के लिए आप बी अवेयर रहना और प्रिपेयर रहना कि ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज रूल ऑफ 72 इंडिकेट। ये क्वेश्चन जब मैंने अपनी एग्जाम दी थी ना तब भी आया था, पार्ट 1 आप जाके देख लेना। चलो अब इसका आंसर आप मेरे को कमेंट के अंदर बताओ, क्योंकि ये सब है ना हमें बुक पढ़ के इसका आंसर मिलेगा, ना कि कहीं हमने ये कभी भी, ये जनरल नॉलेज वाला आंसर नहीं है। हमने बुक के अंदर जो मटेरियल होगा ना वो मटेरियल पढ़ा होगा, नहीं तो जैसे मेरे ये मॉक टेस्ट के वीडियो आपने सॉल्व किए होंगे, ऐसे 1-2 मॉक टेस्ट आप जरूर दे देना, उसके बाद ही आप एग्जाम देने जाना। तो आपको क्या रहेगा, जो क्वेश्चन आने वाले होंगे ना वो बहुत सिमिलर होंगे। देखो ये क्वेश्चन जैसे रिपीट हुआ, मेरी एग्जाम में भी था, अब मेरे दोस्त की एग्जाम में भी है, तो शायद से आपकी एग्जाम के टाइम पे भी ये हो सकता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हाउ मच मनी टेक अ टाइम गिवन इंटरेस्ट रेट। जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया है उसमें कितना टाइम लगेगा हमारी मनी को डबल होने में। एक सिंपल सा रूल है, 72 करके एक रूल होता है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट दिया है वही इंटरेस्ट रेट से हम कितने टाइम के अंदर हमारे पैसे को हम डबल कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज अ बोनस इश्यू थियोरेटिकली इम्पैक्ट द शेयर प्राइस। थियोरेटिकली शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होती है बोनस शेयर इश्यू होने से। तो ये तो सिंपल है, देखो फिर भी हम ऑप्शन को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन ए, इट इंक्रीज द शेयर प्राइस, ऑप्शन बी डिक्रीज द शेयर प्राइस, ऑप्शन सी नो इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस, ऑप्शन डी इट डबल द शेयर प्राइस। अभी रिसेंटली रिलायंस का शेयर के अंदर बोनस इश्यू हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हो कि रिलायंस के प्राइस में जब भी बोनस शेयर इश्यू हुआ ना उसके बाद उसकी शेयर प्राइस कम हो गई। विप्रो के अंदर भी बोनस इश्यू हुआ था, वो भी आप चेक करना, बोनस होने के बाद उसकी शेयर प्राइस कम हो जाती है। ये थियोरेटिकली भी यही होता है और प्रैक्टिकल भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग विच मार्केट फेज डू इन्वेस्टर इंक्रीज कोज एंड लेस लाइकली टू बी रिस्क। कौन से मार्केट फेज के अंदर इन्वेस्टर है ना लेस रिस्क लेते हैं, कम रिस्क लेते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए बुल मार्केट, ऑप्शन बी बियर मार्केट, ऑप्शन सी स्टेबल मार्केट, ऑप्शन डी वॉलेटाइल मार्केट। कौन से मार्केट के अंदर लोग रिस्क कम लेते हैं। सिंपल है इसका आंसर कि बियर मार्केट के अंदर सब लोग रिस्क कम लेते हैं, वॉलेटाइल नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बियर मार्केट, क्योंकि बियर मार्केट में सभी लोग को पता है कि मार्केट एट द एंड नीचे ही जा रहा है और नीचे जाएगा, तो हम वेट करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, SIP करते, डीप ऑन बाय करते हैं, मतलब जितना प्राइस नीचे जाएगी उतना हम थोड़ा बाय करेंगे और नीचे जाएंगे और थोड़ा बाय करेंगे। ये बियर मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है देखने लायक। ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, पर आप लोगों का थोड़ा ध्यान भटका सकता है वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। जैसे मेरे दोस्त का भी थोड़ा ध्यान ऐसा हुआ है वॉलेटाइल मार्केट की तरफ, पर इसका आंसर आएगा बियर मार्केट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाई शुड इन्वेस्टर अवॉइड द DABBA ट्रेडिंग, डब्बा ट्रेडिंग। ये डब्बा ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, ये जो सट्टाबाजी बोलते हैं ना, ये लोग डब्बा ट्रेडिंग यूज करते हैं। तो ये भी सिंपल है, ये डब्बा ट्रेडिंग जो है ना वो इनलीगल है। मेनली क्यों इनलीगल है, क्योंकि ये लोग क्या होता है, एक डब्बा होता है, एक डब्बे, अभी IPL आएगी ना, तो IPL के अंदर बहुत ज़्यादा डब्बा ट्रेडिंग होगी। इसमें क्या होते हैं, 4 प्लेयर RCB के, 4 प्लेयर CSK के, RCB वर्सेस CSK की मैच हो ना, तभी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में वो एक डब्बे के अंदर 4 लोगों की चिट्ठी डाल देंगे, फिर वो बारी बारी चिट्ठी निकालेंगे, और जिसके साइड जो भी चिट्ठी निकली उसके टीम के अंदर वो पर्सन रहेंगे। आप लोगों को ये सब पता ही होगा, ये डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, ये रन वगैरह वो डब्बा ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि अब देखो, मेरे पास कोई 4 पर्सन आए और उन लोगों ने मैच के अंदर जितने रन बनाए होंगे ना उसके हिसाब से, और जिसके रन ज़्यादा होंगे ना वो विजेता कहलाएगा। इसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, ये इनलीगल होती है मेनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच अकाउंट इज यूज्ड टू होल्ड इन्वेस्टर सिक्योरिटी इन डीमेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये भी सिंपल है, कौन सा अकाउंट होता है जो हमारी सिक्योरिटी और डीमेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड करता है। जो हम शेयर परचेस करते हैं वो कौन से अकाउंट के अंदर हमारे होल्ड हो जाते हैं। देखो इधर भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच में। देखो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा सेविंग अकाउंट, ऑप्शन डी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये भी नहीं आएगा। पर कई लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट आएगा या डीमेट अकाउंट आएगा। पर ध्यान से पढ़ो इसको, होल्ड इन्वेस्टर सिक्योरिटी इन डीमेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट के अंदर कौन होल्ड करता है, तो डीमेट तो क्वेश्चन के अंदर ही है, तो आंसर भी क्वेश्चन के अंदर दिया है कि डीमेट फॉर्म में। अब सभी लोग ने सुना होगा कि हमारा स्टॉक डीमेट के अंदर पड़ा है, मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर स्टॉक पड़े हैं। जो ब्रोकर है वो लोग क्या है, वो हमारे डीमेट अकाउंट ही रन करते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट रन करते हैं। वो लोग डीमेट अकाउंट ही रन करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डीमेट अकाउंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, इन ड्यू डिलीजेंस व्हाट डज इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर refer to? Option A, the company's total asset. Option B, the true value of share based on the fundamental. Option C, the stock price on the day of purchase. The option D, the voting right associated with the each share. तो हम स्टॉक को प्लेज करते हैं ना, आप देखना आपके डीमेट के अंदर जाके देखना प्लेज का ऑप्शन आएगा। वो प्लेज किस हिसाब से मिलता है हमें, तो उसके फंडामेंटल, वो कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है उसके हिसाब से हमें वो प्लेज वाली अमाउंट मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो मेनली जो उसका ड्यू डिलीजन है ना, वो किसके बेस पे उसकी वैल्यू डिसाइड करता है, तो उसके फंडामेंटल, स्टॉक के जो फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। और ये फंडामेंटल के अंदर क्या आया, उसका डेट इक्विटी रेशियो आया, उसने कितनी लोन लिए, उसके पास कितनी असेट है, वो सब फंडामेंटल के अंदर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सेबी स्कोर। ये सभी है ना, ये जो मटेरियल है ना, 2 PDF का एक मटेरियल आता है, वो आप लोग को चाहिए ना तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा वो मटेरियल। तो ये मटेरियल पढ़ा होगा ना आपने, तो वो सिंपली आपको इजीली आपके ये सब क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। सभी मेनली वो मटेरियल के अंदर से ही आते हैं। देखो सेबी स्कोर क्या है, तो प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट टू फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड विद द सेबी। जो सेबी के अंदर जो भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके अगेंस्ट हम फाइल कर सकते हैं कोई भी कंप्लेंट। कोई भी हमारा इंटरमीडिएट है कि ब्रोकर, कोई भी XYZ ब्रोकर है, वो कल उठ के वाइंड अप हो गया, तो हमारे स्टॉक का और शेयर का क्या होगा, तब हम सेबी के अंदर जाके कंप्लेंट रेज कर सकते। मेरे पास 2 PDF है, अब वो PDF पढ़, एक बार तो एटलीस्ट पढ़ के जाना, तो उससे आपका काम बन जाएगा। एक बार मेरे को, आपको ज़रूरत है वो PDF की, मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं तो ये NISM की वेबसाइट पे इजीली मिल सकती है। सिर्फ वो एक बार रीड करके जाना, ऐसा नहीं बोलो कि मॉकअप करके जाओ, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे ना, फिर भी ये सब क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। और ऐसे 1-2 मॉक टेस्ट दे के जाना। मेरे प्रीवियस वीडियो है एक मॉक टेस्ट का, अब ये नेक्स्ट 2 वीडियो है, ये 2 जाओगे ना देख के, फिर भी सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो सेम ही आएंगे। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिग एंड वेल नो कंपनीज डज द S&P BSE सेंसेक्स इंक्लूड। सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनी आती है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर टॉप इंडियन 50 कंपनी आती है। और सेंसेक्स के अंदर क्या आती है, सेंसेक्स BSE के अंदर टॉप 30 कंपनी आती है, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनी
सेंसेक्स के अंदर आती है, जैसे कि फिन निफ्टी हो गया। तो फिन निफ्टी में क्या होता है कि इंडिया की टॉप टॉप फाइनेंशियल कंपनी जैसे कोई भी बैंक हो गई वो फिन निफ्टी के अंदर आएगी। निफ्टी 50 में भी ऑल ओवर मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू इक्विटी फंड प्राइमरली इन्वेस्ट इन? कौन से इक्विटी फंड के अंदर हमें प्राइमरली इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से इक्विटी फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी। ऑप्शन बी, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन डी, फॉरेन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। देखो, हमें इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इक्विटी फंड के साइड जो ज़्यादा फोकस्ड होगा उधर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमें प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही करना है। हमारा जो मेन फोकस है वो इक्विटी होना चाहिए, इसलिए हम इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। क्यों हम डेब्ट और इक्विटी दोनों मिक्स नहीं ले रहे? क्योंकि हमारा मेन फोकस है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम इक्विटी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू REIT, इसका मतलब क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टिपिकली जनरली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टर। जो रियल एस्टेट कंपनी होती है, लिस्टेड होती है, वो कैसे रिटर्न देती है स्टॉक होल्डर को? तो मेनली वो डिविडेंड देती है, नहीं तो बोनस इश्यू करते हैं, पर सबसे ज़्यादा वो लोग डिविडेंड पे आउट करते हैं। चलो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है हमें। ऑप्शन ए, थ्रू द फिक्स एनुअल डिविडेंड पेमेंट। ऑप्शन बी, थ्रू द प्रोवाइडिंग टैक्स रिफंड ओनली। ऑप्शन सी, ऑफरिंग डायरेक्ट ओनरशिप प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी, ओनली थ्रू द प्रॉपर्टी सेल प्रॉफिट। जो रियल एस्टेट कंपनी होती है ना, वो हमें मेनली डिविडेंड ज़्यादा देती है। आप एक बार अपनी स्टॉक ब्रोकर की ऐप में जाके सर्च करना, जो रियल एस्टेट की कंपनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है और उनका फिक्स होता है कि एनुअली प्रॉफिट के अंदर से वो इतना परसेंटेज डिविडेंड दे ही देंगी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डिविडेंड। देखो ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ है। अब मैं जो PDF बोल रहा हूँ ना दो, वो PDF के अंदर भी ये सब चीज़ें कोई आंसर नहीं होगी। ये जनरली जो स्टॉक मार्केट यूज़ करता है, डेली इन्वेस्टमेंट करता है, उन लोगों के पास ये नॉलेज होना चाहिए। इफ़ आपके पास नहीं है तो आप कैसे ले सकते हो? तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे 2-3 अलग अलग यूट्यूबर के वीडियो भी देख के जाना और उधर से एक बार मॉक टेस्ट दे के ही जाना, तो आपको ईजी रहेगा इससे आंसर देने के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आपके दोस्तों को भी ये शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट इन द ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी? जो डेथ सर्टिफिकेट है वो नोटराइज, उसका क्या प्रोसेस क्या होता है? ऑप्शन ए, टू ट्रांसफर ओनरशिप टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, टू प्रूव द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। ऑप्शन सी, टू डिस्ट्रीब्यूट द सिक्योरिटी अमाउंट सर्विंग जॉइंट होल्डर। ऑप्शन डी, टू कैंसिल द सिक्योरिटी। देखो, कभी भी किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उससे क्या होता है फ़ायदा? तो जो ओनर के जो स्टॉक होते हैं ना, जो नॉमिनी होता है, उसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पर वो कब जाके ट्रांसफ़र होता है? उसको डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि ये डेथ सर्टिफिकेट है, तब जाके वो डॉक्यूमेंट और जो स्टॉक होते हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं टू नॉमिनी के नाम पे। और इनकेस नॉमिनी नहीं है, वो तो पहले की बात है, पर अभी तो कंपलसरी हो गया है कि नॉमिनी रखना पड़ेगा। इसलिए उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू प्रूव द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज कास स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? CAS वो क्या स्टैंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? देखो, ये जो है ना जनरल क्वेश्चन है, वो मैं 2 PDF बोल रहा हूँ, उसके अंदर ये होगा, मोस्टली होता ही है। ऑप्शन ए, कंबाइन अकाउंट समरी। ऑप्शन बी, कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी, कलेक्टिव असेट स्केड्यूल। ऑप्शन डी, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट स्टेटस। इसका आंसर आएगा कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्ट्रैक्ट नोट शुड बी यूनिक रनिंग सीरियल नंबर स्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द
जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होती है ना, आप कभी भी स्टॉक की सेल और परचेस करोगे ना, तो एक मेल आएगा आपको। जैसे मेरा जो ब्रोकर है ना, उसमें तो मेल आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट का मेल आता है, तो उसका जो सीरियल नंबर होता है ना, वो कब चेंज होता है, डेली चेंज होता है, वीकली चेंज होता है, कि मंथली चेंज होता है, कि फाइनेंशियल ईयर के बाद चेंज होता है। देखो ये सब क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक के अंदर भी ये सब नहीं पढ़ाया होगा, ये जनरल क्वेश्चन होगी। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है। ये एग्ज़ाम कोई भी पास नहीं कर सकता। जिसके पास बेसिक स्टॉक मार्केट का नॉलेज होगा ना, वो एग्ज़ाम इजीली पास कर लेगा ये। चलो अब इसका आंसर बताओ आप, क्या होगा। जो हेजिंग है ना, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंड को, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रियर टू इन्वेस्टिंग व्हाट शुड इन्वेस्टर बी अवेयर ऑफ। इन्वेस्टर को किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑप्शन ए, प्रोटेक्शंस रिटर्न ओनली। ऑप्शन बी, नो द रिस्क इन्वॉल्व। ऑप्शन सी, नो द कंपनीज ब्रांड एम्बेसिडर्स। ऑप्शन डी, नो द कंपनीज मैनेजमेंट पर्सनालिटी। देखो, आप मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, वो टेक्निक से भी इसका आंसर ला सकते हो। जैसे कि आपको पता नहीं है कि व्हाट शुड इन्वेस्टर बी अवेयर, किस बारे में अवेयर होना चाहिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्रांड एम्बेसिडर को जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बचे कौन से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नो द रिस्क इन्वॉल्व, ऑप्शन ए, प्रोटेंशन रिटर्न ओनली। प्रोटेंशन मतलब उसके कितनी कैपेसिटी है रिटर्न को, तो जो इन्वेस्टर रहता है ना, उसको रिटर्न कितना मिलने वाला वो भी जानने की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टर को क्या जानना होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, नो द रिस्क इन्वॉल्व्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल रिटर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के अंदर टोटल रिटर्न जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो कैपिटल गेन लेस द टैक्स, कैपिटल गेन की में से टैक्स बात करने के बाद जो हमें मिलते हैं उसको टोटल रिटर्न बोलते हैं। ऑप्शन बी, कैपिटल गेन प्लस इन्फ्लेशन, जो हमें कैपिटल गेन हुआ है उसमें इन्फ्लेशन ऐड करना होता है। ऑप्शन सी, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड अर्निंग, जो कैपिटल गेन है उसके अंदर डिविडेंड अर्निंग ऐड करनी होती है। या ऑप्शन डी, डिविडेंड प्लस इन्फ्लेशन, जो हमें डिविडेंड मिला है उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड करना होता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछे, टोटल इक्विटी शेयर में से जो रिटर्न मिला है उसको क्या बोलते हैं। तो हमें जो रिटर्न मिला होता है वो मेनली डिविडेंड होता है, और जो कैपिटल गेन होता है वो दोनों को हम रिटर्न बोलते हैं, पर हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना होता है। जो टोटल रिटर्न होता है ना, उसके अंदर इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड अर्निंग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन सिंपल टर्म व्हाट डू यू बाय व्हेन यू परचेज यूनिट ऑफ ETF। जब हम यूनिट ऑफ ETF परचेज करते तब हमने क्या बाय किया होता है। अ शेयर ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी, यूनिट ऑफ a portfolio that track the performance of the an index, ऑप्शन डी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। देखो ऑप्शन डी तो सिंपल ही नहीं आएगा, ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, तो अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि म्यूचुअल फंड थोड़ी अभी ETF की बात हो रही है, इसलिए उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स। ETF क्या होता है, जो इंडेक्स होते हैं ना उसको ट्रैक करने वाला एक पोर्टफोलियो होता है। म्यूचुअल फंड है ना, फंड मैनेजर रन करते हैं, और ETF को कोई रन नहीं करता है, वो सिर्फ पोर्टफोलियो होता है। जो हमारे इंडेक्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, जैसे ऑयल, मतलब ऑयल का ETF होता है, गोल्ड ETF होता है, निफ्टी 50 का ETF होता है, बैंक निफ्टी का ETF होता है, अलग अलग टाइप के ETF होते हैं। वो है ना सेम टू सेम निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है ना, उसको कॉपी करते एक ETF बनाया हुआ होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर होते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और नॉन एक्टिव म्यूचुअल फंड, वो अलग टॉपिक है। पर अभी चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोडक्ट विच ऑफर्ड हाई रिटर्न एंड नॉट रेगुलेटेड आर, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है पर रेगुलेटेड नहीं है। रेगुलेटेड नहीं है उसका मतलब वो ऑफिशियल हम कर नहीं सकते हैं, तो उसको क्या आएगा ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए, गुड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी, पॉसिबिलिटी टू स्कैम। देखो बहुत हाई रिटर्न है पर रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड बॉडी द्वारा वो रेगुलेटेड नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी टू स्कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट
प्राइमरी मार्केट का कोई पार्ट नहीं है। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या हुआ, जो भी हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक देख रहे हैं ना वो प्राइमरी मार्केट हुआ। ऑप्शन ए आईपीओ, ऑप्शन बी एफपीओ, ऑप्शन सी ऑफर फॉर सेल, ऑप्शन डी बोनस इश्यू। देखो प्राइमरी मार्केट के अंदर हम आईपीओ में लगा सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। एफपीओ, आईपीओ के बाद कंपनी फिर से जो इश्यू करती है ना उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑप्शन सी ऑफर फॉर सेल, जो ऑफर फॉर सेल होता है ना वो आईपीओ के पहले डिसाइड होता है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो अपने स्टॉक बेच देते हैं, वो मार्केट के अंदर नहीं बेचते, वो ऑफलाइन मार्केट के अंदर बड़े बड़े जो हेजर होते हैं ना वो ये सब परचेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, KYC is mandatory while the opening account under the provision of Money Laundering Act 2002. Option A, monitoring stock market price. Option B, prevent illegal trading activities. Option C, promote the cash transaction. Option D, generate the lead for marketing. देखो जो हम केवाईसी करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग करोगे ना तब आपका केवाईसी होगा। वो क्यों करवाते, तो इनलीगल एक्टिविटी और फ्रॉड और स्कैम से बचने के लिए वो केवाईसी करवाते। तो देखो अब ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन सूट हो रहा है, तो ऑप्शन बी इनलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट गिव इट्स इन्वेस्टर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इवन विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। आपको सोच के लग रहा है ना कि ये स्कैम होगा, तो चलो अब देखते ऑप्शन। ऑप्शन ए म्यूचुअल फंड, नहीं म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम का मतलब क्या हो, जो स्कैम वाले होते टेलीग्राम पे चलाते कि 5,000 डालो 2 दिन में 10,000 हो जाएगी, डबल पैसा, डबल 21 दिन में पैसा डबल वाली बात है। ऑप्शन सी बैंक डिपॉजिट, ऑप्शन डी इक्विटी शेयर। देखो बैंक डिपॉजिट के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और इक्विटी शेयर के अंदर भी ऐसा नहीं होता, पर जो मेनली होता है वो पॉन्जी स्कीम के अंदर होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पॉन्जी स्कीम। और जो मेरा फ्रेंड है ना धवल, जिसका ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था। इसने इसका आंसर डाल दिया था म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसका आंसर नहीं आता है। इसका आंसर आते ऑप्शन बी पॉन्जी स्कीम, इसलिए उसको 50 आउट ऑफ 49 मार्क्स मिले। मैं आपको एट द एंड मार्क्स भी दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, यू हैव सम सरप्लस मनी दैट यू मे नीड ओवर द नेक्स्ट 30 to 45 डे, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम शुड यू कंसिडर। आपको 30 दिन या 45 दिन के लिए पैसा यूज़ नहीं करना है, तो आप कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम यूज़ करोगे। तो आप ऐसी स्कीम यूज़ करोगे जिसके अंदर आपको पैसे जल्दी वापस मिल सके, आपके पैसे अटक ना जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड फंड। चलो आप ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको लिक्विड दिखता है। देखो ऑप्शन ए में ही है लिक्विड फंड, इसका आंसर है लिक्विड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द NSDL एंड CDSL। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम के अंदर भी आया था। देखो ये एक दो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत रिपीटेड होते हैं। देखो NSDL और CDSL है ना, उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके फुल फॉर्म के अंदर ही छुपा है इसका नाम, डिपोजिटरी। दोनों डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब दोनों डिपोजिटरी है, NSDL और CDSL। क्वेश्चन नंबर 35, द करेंट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज नोन एज। जो रियलाइजेबल वैल्यू है ना वो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या दिखाती है, तो ऑप्शन ए नेट असेट वैल्यू, हाँ NAV बोल सकते हैं हम उसको। ऑप्शन बी इंटरेस्ट लोड, नहीं इंटरेस्ट लोड नहीं होता, इंटरेस्ट लोड तो चार्जेस है। ऑप्शन सी असेट अंडर द मैनेजमेंट, नहीं ये भी नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डज सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट ऑफ फंड अरेंजमेंट बेनिफिट फ्रीक्वेंटली ट्रेडर्स। जो सेटलमेंट होता है ना रनिंग अकाउंट फंड का, वो ट्रेडर को क्या बेनिफिट देता है। ऑप्शन ए बाय इंक्रीजिंग सेटलमेंट टाइम, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन फीस, ऑप्शन सी बाय डिलेइंग ऑल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी बाय फैसिलिटेट द क्विक ट्रांजेक्शन सेटलमेंट। जो सेटलमेंट बेनिफिट होता है ना उससे क्या बेनिफिट होता है, तो क्विक ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, जल्दी सेटलमेंट हो जाते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रिस्क प्रोफाइलिंग, उसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। जो लॉस बियर करता है उसका पोर्टफोलियो बहुत रिस्की बोला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टिंग डज सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान हेल्प विद? कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्प करता है एसआईपी के दरमियान? ऑप्शन ए, टाइम द मार्केट परफेक्टली, ऑप्शन बी, रुपीज कोस्ट डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी, मार्केट वॉलेटाइल प्रिडिक्शन, ऑप्शन डी, रुपीज कोस्ट एवरेजिंग। जो एसआईपी होती है ना, उसके अंदर हम दो चीज़ कर सकते हैं, हम एवरेजिंग कर सकते हैं और मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, कोई भी लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अंदर आप भी कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर। ये भी है ना, हमें एवरेजिंग के अंदर बहुत हेल्प करती है। कोई भी लोग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, एसआईपी के थ्रू हम एवरेजिंग कर सकते, लो प्राइस पे बाय कर करके हमारी एवरेज को बहुत नीचे ला सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द ट्रेडिंग लॉट ऑफ इनविट यूनिट? देखो, ये जनरल क्वेश्चन है, मैं जो पीडीएफ बोल रहा हूँ वो पढ़ के भी आपको ये जनरल क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा होगा उसको ही पता होगा कि इनविट की लॉट की साइज क्या है। तो उसकी लॉट की साइज है ना 1 यूनिट है। मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे को जनरल नॉलेज पता है, मतलब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, तो इसीलिए मेरे को पता है। इसीलिए आप लोग को ऐसी एक दो और मॉक टेस्ट देख के जाना। आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो भी देख के जाना एक बार, और मेरे अलावा और किसी एक दो लोग के भी वीडियो देख के जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जनरली इंकर्ड द हाई कॉस्ट? कौन से म्यूचुअल फंड को हाई कॉस्ट लेते हैं, मतलब वो एंटरिंग लोड एग्जिट लोड लेते हैं? तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हो गए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? वो फंड मैनेजर रन करते हैं। और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो ओनली फॉर इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इसलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन। देखो, पैसिव म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? मैंने अभी आपको बोला, पैसिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो इंडेक्स को कॉपी करते हैं। जो निफ्टी 50 होते हैं ना, उसको कॉपी करते हैं। उसके अंदर कोई फंड मैनेजर नहीं होता। वो इंडेक्स के अंदर जिस स्टॉक का जितना वेटेज होगा उतना ही वेटेज वो म्यूचुअल फंड के अंदर होगा। देखो, इसीलिए उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, द सेम सिक्योरिटी एज द इंडेक्स दे ट्रैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड? इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए, दे आर ऑफर्ड थ्रू ब्रोकर, ऑप्शन बी, दे आर डायरेक्टली ऑफर्ड बाय द फंड हाउस, ऑप्शन सी, दे हैव हाई एक्सपेंस रेशियो, ऑप्शन डी, दे हैव लो एनएवी। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया था, एक्टिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड। ऐसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड का ही टाइप होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसका आंसर क्या आएगा बताओ, कमेंट करके मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ये सब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है। देखो 50 क्वेश्चन है ना, उसके अंदर मोस्टली 25 और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज वाले ही आएंगे। 20 से 30 क्वेश्चन वो 2 PDF ने उसके अंदर से आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दे आर डायरेक्टली ऑफर बाय द म्यूचुअल फंड हाउस, इसलिए उसको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। देखो, ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रेजी सीक एडवाइस फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर अबाउट हर इन्वेस्टमेंट allocated between the equity and debt security. The advisor suggests the balanced 50-50 allocation, but Tracy, being a nervous investor, prefer more conservative approach with only 20% in equity due to her low risk tolerance. Is there difference between risk optimist and risk tolerance? हमें इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, पर इसके अंदर हमें सिर्फ यही बताना है कि रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क टॉलरेंसी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, जो रिस्क एपिटाइट है ना, वो विलिंगनेस टू टेक रिस्क, मतलब वो बताता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके अंदर कितनी आतुरता है रिस्क लेने के लिए। और जो रिस्क टॉलरेंसी है ना, उसका मतलब आता है कि आप कितना रिस्क टॉलरेंट, मतलब कितना एबिलिटी है आपके अंदर रिस्क को मेंटेन करने और रिस्क को ऑब्जॉर्व करने के लिए। रिस्क को आप कितना टॉलरेंट, कितना सहन कर सकते हो आप रिस्क को। इसलिए उसका आंसर है ऑप्शन बी, रेफर टू विलिंग टू रिस्क एंड रिस्क टॉलरेंसी एबिलिटी रेफर टू टेक रिस्क। देखो, ये फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है।
Ram Mohan, at the age 58-year-old government employee, recently opted for the voluntary retirement and received a lump sum amount of 50 lakh rupees from his employer. He planned investment at least 10 lakh in equity share, has engaged a stockbroker assistant. Question: the stockbroker provided Ram Mohan with the regulatory mandated set of KYC documents to be completed, include the power of attorney in favor of the stockbroker. Ram Mohan refused to execute the power of attorney while the stockbroker inside. Has Ram Mohan take correct stand? Yes. देखो इसके अंदर क्या है कि राम मोहन के पास 50 लाख रुपए आए थे रिटायरमेंट के, उसको 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने थे, उसने स्टॉक ब्रोकर को असिस्टेंट लिया, तो स्टॉक ब्रोकर ने उसका केवाईसी करवाया और उसके बाद बोल रहे कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे स्टॉक ब्रोकर को। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? वो स्टॉक ब्रोकर को पावर देता है कि वो कोई भी स्टॉक परचेज कर सकता है और कोई भी स्टॉक सेल कर सकता है, और उसने राम मोहन ने रिफ्यूज़ किया। यस, उसने सही किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। उसने क्यों सही किया? क्योंकि किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी देनी सही नहीं है, हम ही सेल करेंगे, हम ही परचेज करेंगे। Suresh find a difference in the amount calculated by him and that received in his bank account for his trade in the security market. Manish suggests to refer the contract note. Is the suggestion is correct? Yes, this suggestion is correct. But देखते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या दिया है। नो, सिंस सुरेश हैज ऑलरेडी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, यस, कॉन्ट्रैक्ट नोट इज द राइट डॉक्यूमेंट टू बी रेफर फॉर द ओल्ड ट्रेड related to details. Option C, no, portfolio summary would provide all the detail required associate profile. Option D, yes, because Suresh believe the Manish is the expert can never be wrong. देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर हर चीज़ लिखी होती है, आपको कौन सा चार्ज लगा है, कौन सा STD लगा है, कितना अमाउंट लगा है, सब कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर लिखा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। राहुल, अ यंग इन्वेस्टर, इज एंगेज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो. ही इज बीन advised that having a high risk appetite and investor in all asset class is crucial for successful portfolio. Let's explore his option. Option A, yes, high risk appreciate and diversification investment essential for the successful portfolio. No, it is better to stick safe investment to avoid losses. Option C, yes, high risk appreciate in important but diversification across the other class may be necessaries. देखो सुरेश यंग है तो हम उसको यही एडवाइस देंगे कि हाई रिस्क लेना ज़रूर है, पर उसको साथ के साथ डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसलिए उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। जब भी हम हमारे यंग एज में होते हैं ना, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना है पर डाइवर्सिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। Elvin is 24-year-old fresher who have started working in a private company. He is quite responsible and looking to start investing in the stock market and other investment avenue. He approached his peer Alfred for advice on which investment would be best suited for him. His approach is correct. Option A, yes, seeking advice from the priest is a good way to starting investing. नहीं, हमें किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, हमें खुद से लर्न करना चाहिए, खुद से ही सीखना चाहिए। ऑप्शन बी, नो, ही शुड कंसिडर अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर इंस्टेड। यस, उसको प्रेस और अल्फ्रेड के अलावा उसको प्रोफेशनल फाइनेंशियल एनालिसिस को हायर करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना हो तो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड। SIP करो, निफ्टी 50 के अंदर SIP करो। आपको इंडिया के अंदर भरोसा है तो SIP चालू करो और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए आपको कुछ नहीं आ रहा है तो SIP से चालू करो, म्यूचुअल फंड और निफ्टी 50 के अंदर। अभी आप SIP करनी हो तो बैंक निफ्टी में कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है बैंक निफ्टी में SIP करने के लिए। इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऐसे देखो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये सब आपको बुक और PDF के अंदर नहीं मिलेंगे। और आप किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50। राज, अ यंग प्रोफेशनल is a prudent and cause investor found of investment. His conservative approach conflict his investment choose, and he also does not mind nominal return of around 7%. He invests his saving 5 lakhs in the instrument fetching 7% return. Will his decide stand the test of time? देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता तो वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहलाता है। इसलिए हमें एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बेस्ट नहीं है। तो चलो हम यस वाले ऑप्शन को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट नो वाले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन बी, नो, द रियल रिटर्न मे बी लोअर देन नॉमिनल रिटर्न विच मे बी अनएबल टू बीट द इन्फ्लेशन। देखो, मैं जो बोल रहा था ना इन्फ्लेशन वाला, ये बात इधर ऑप्शन बी के अंदर शो कर रही है। ऑप्शन डी, नो, रियल रिटर्न शुड बी हायर देन द नॉमिनल रिटर्न। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आंसर आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी रिटर्न हमको मिल रहा है, हमें इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट करना चाहिए, तभी जाके हमारे कुछ कंपाउंडिंग होकर कुछ वैल्यू बने। और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोग का बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक चीज़ आपको बोल दूँ, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, आप कमेंट करो, कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं आप सभी लोग को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। धन्यवाद इधर तक वीडियो देखने के लिए। देखो, आपकी एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, तुरंत आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। देखो, मैं आपको मेरे दोस्त का रिजल्ट भी दिखाता हूँ। देखो, ये सबमिट करने जा रहे हैं हम। सबमिट होते ही तुरंत आपको रिजल्ट दिख जाएगा। देखो, ऐसे सबमिट किया, सबमिट होते ही नीचे आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे आप 100 स्कोर करोगे, ऐसे आपको रिजल्ट दिखेगा। देखो, 49 आउट ऑफ 50। मैंने बोला था ना बीच में, वो एक क्वेश्चन उसका गलत था मेरे दोस्त का, उसने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर दिया था पॉन्जी स्कीम की जगह पे, इसलिए उसका 49 आया। और आपको तुरंत ही सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। आपको देखो, इधर होम पेज पे जाओगे ना, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, उधर जाते ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। देखो, जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो NISM, मेरे को पता चले किन किन लोग ने एंड तक पूरा वीडियो देखा है। इसलिए कमेंट कर दो NISM। और जो भी लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है, उन लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू इधर तक वीडियो देखने के लिए। और ऑल द बेस्ट सभी लोग को, जो लोग इधर तक वीडियो देखे और एग्ज़ाम देने वाले हैं।